आयोनिक इक्विलिब्रियम। एक्चुअली हमको जो पढ़ना आयोनिक इक्विलिब्रियम एक्वस सॉल्यूशन, अल्लाह से अंटिल कभी कुछ स्पेशली कुछ बोला जाए, अदरवाइज जो सॉल्वेंट है जिसमें आयंस बन रहे हैं किसी चीज के, वो वाटर है, एक्वस सॉल्यूशन। तो मतलब सबसे पहले तो अगर वाटर को ही देखा जाए, क्योंकि वाटर हमारे जो भी सब्सटेंसेज हम वाटर में ऐड करेंगे अगर वो आयोनाइज होते हैं, अब आयोनाइज बहुत ज़्यादा आयोनाइज भी हो सकते हैं, बहुत कम आयोनाइज भी हो सकते हैं, जिनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे बोलते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बिना कुछ ऐड किए अगर वाटर को ही सोचें, तो वाटर खुद भी एक फीबली डिसोसिएबल कंपाउंड है। तो वाटर का जो सेल्फ, उसे बोलते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन। तो वाटर के दो अगर मॉलिक्यूल हो तो एक बनाएगा H3O+ और एक बना रहा है OH-। बहुत बार इस चीज को एनसीईआरटी बुक में ऐसे रिप्रेजेंट किया है, बहुत बार इस इक्विलिब्रियम को ऐसे भी दे देते हैं, लेकिन मेनली होता वो ऐसा है क्योंकि अकेला H+ रहता नहीं है पानी में। H+ का इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि वो वाटर से जुड़ ही जाता है। इनफैक्ट वाटर से H3O+ के इनफैक्ट और भी उसमें वाटर जुड़ के जैसे एक वाटर और जुड़ जाए तो क्या बन जाएगा, H5O2+। तो अभी हम देखेंगे बाद में कि वो जो हाइड्रोनियम आयन होता है उसमें आपका एक H+ के अराउंड 4 वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, H9O4+ बन जाता है। तो मतलब एग्जिस्ट वैसे करता है, पर कंसंट्रेशन क्या होगा, वाटर तो एक्सेस में, तो जो कंसंट्रेशन H+ का वही कंसंट्रेशन H3O+ का भी है। तो ये इसको अगर इसका जो K होता है, इसको K वाटर, इसे KW अभी नहीं बोलेंगे, इसे KD बोलो, या सेल्फ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो इसको लिखेंगे हम कंसंट्रेशन ऑफ H3O+, कंसंट्रेशन ऑफ OH-। इवन OH- भी जो होता है वो भी देखा जाए तो अकेला हाइड्रोक्साइड नहीं रहता, उसमें भी वाटर जुड़ जाते हैं। भाई आपके पास OH- है एक्वस सॉल्यूशन में, तो इस पे काफी चार्ज, हाई चार्ज डेंसिटी है। जैसे एक वाटर आके ऐसे जुड़ गया, O- O पे तो 3 लोन पेयर है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन, भाई अल्टीमेटली हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनना है, कोई फॉर्मल बॉन्ड तो बनना नहीं है। ये हो गया, तो अगर इस पे 2 वाटर जुड़ गए तो क्या है, फॉर्मूला हो जाएगा H4O2 तो वैसे ही हो गया, एक ये था H5O3-। तो ये इस तरह से भी मतलब एक्चुअली एग्जिस्ट ऐसे ही करते हैं, rather than simply OH- और H+। बट कोई कंसंट्रेशंस की हम बात करते हैं तो कंसंट्रेशन वाइज जो अगर H+ का A कंसंट्रेशन है तो ऐसी स्पीसीज का भी कंसंट्रेशन A ही होगा। तो हमको मतलब सिंप्लिसिटी के लिए हम आगे चल के H+ ही लिखेंगे, पर एग्जिस्टेंस इनकी इन तरीकों से होती है। तो अब देखो इसका जो KD होगा वो हो जाएगा तो यहां पे वाटर का जो कंसंट्रेशन है एक तो एक्सेस में, तो वाटर का कंसंट्रेशन मान लेते हैं रूम टेम्परेचर ही पे काम कर रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो वाटर की डेंसिटी भी 1 ग्राम पर ml के आसपास होती है। एग्जैक्टली 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है, बट ले सकते हैं 25 डिग्री 1 ग्राम पर ml। तो अगर कोई पूछे कि इस वाटर में, क्योंकि ये बहुत कम आयोनाइज हुआ तो मेनली वाटर ही है, तो वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा, नहीं वाटर कितना होगा, जैसे अगर हमने पढ़ा भी कुछ नहीं है कि प्योर वाटर अगर हो तो कंसंट्रेशन वाटर का 1 लीटर लिया मान लो तो 55.5 है, क्योंकि वाटर ही सॉल्यूट है, वाटर ही सॉल्वेंट है, वाटर ही सॉल्यूशन है। तो उसमें अगर हमें 1 लीटर लेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा 1000 ग्राम, तो मोल हो जाएंगे 1000/18, ये हो गया मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई 1। तो ये वैल्यू
55.55। तो जब आप इस कांस्टेंट के संग ये टर्म कांस्टेंट ही रहने वाली ऑलमोस्ट, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव अनदर कांस्टेंट जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, के डब्ल्यू, विच इज H3O प्लस OH माइनस, और एक्सपेरिमेंटली जब इसका कैलकुलेशन करते हैं, दिस वैल्यू कम्स 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। इस क्वांटिटी को बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ एट 25 डिग्री सेल्सियस या रूम टेम्परेचर। जब तक रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है और सॉल्यूशन में H प्लस है तो OH भी होगा ही। पर अभी तो हमने जैसे रेडॉक्स में पढ़ते थे कि मीडियम एसिडिक है तो H प्लस है तो OH होगा नहीं, ऐसा नहीं कि OH नहीं होगा, H प्लस ज़्यादा है क्योंकि ये प्रोडक्ट फिक्स रहने वाला है जब तक टेम्परेचर ना बदले। चाहे आपका सॉल्यूशन एसिडिक हो, चाहे सॉल्यूशन बेसिक हो, कुछ भी सॉल्यूशन हो एक्वस, कहीं से सोर्स कोई और सोर्स हो जहाँ से H प्लस OH आ रहा हो, लेकिन वो अपने आप को रूम टेम्परेचर पे H प्लस और OH का कंसंट्रेशन एडजस्ट इस तरह से होगा कि उनका आयोनिक प्रोडक्ट शुड बी 10⁻14। मतलब सपोज आपका H प्लस का कंसंट्रेशन मान लो 1 मोलर है तो OH माइनस विल बिकम 10⁻14 मोलर। ठीक है, सॉल्यूशन एसिडिक है पर आप ये नहीं बोल सकते कि OH 0 है, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही टू मेंटेन। तो ये हो गया, तो ये हुआ आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक डिसोसिएशन हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है, तो इस रिएक्शन का डेल्टा H पॉजिटिव होता है, इनफैक्ट अराउंड प्लस 13.6 किलो कैलोरी पर मोल होता है। तो ये एंडोथर्मिक है, यानी कि मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर, तो इस KW की वैल्यू बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी, क्योंकि रिएक्शन विल फेवर फॉरवर्ड एंड इफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड KW के इंक्रीजेस, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो KW भी इंक्रीज होगा। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस KW आल्सो इंक्रीजेस। निकालना हो दो डिफरेंट टेम्परेचर पे तो यू कैन यूज दिस रिलेशन log KW2 by KW1 delta H T2 minus T1 by T2, जो हमने पढ़ा। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात आती है, अच्छा एक pH करके एक नोटेशन होता है, pH is defined as minus log base 10, एक्चुअली एक टर्म होती है एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन, एक्टिव आयंस, कंसंट्रेशन ही है ये, एक तरह से कंसंट्रेशन ही है हमारे लिए थ्रू आउट, ये कंसंट्रेशन टर्म ही है, मोलरिटी। लेकिन होता क्या है कि जब बहुत हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा, तो जब बहुत हाई कंसंट्रेशन होता है तो जितना कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, एक्टिविटी एक्चुअली उसकी कुछ कम हो जाती है। एक्टिव आयंस रिलेटिवली, क्योंकि उनको उतना स्पेस नहीं मिलता मूव करने के लिए, तो एक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में एक्चुअली ये कुछ फैक्टर इनटू कंसंट्रेशन होता है, ऐसा चीज, कुछ फैक्टर इनटू कंसंट्रेशन। लेकिन हमारे लिए, क्योंकि हम जितना भी डील करेंगे यूजुअली डाइल्यूट सॉल्यूशन डील करते हैं, हमें ये वाला फॉर्मूला है भी नहीं सिलेबस में, तो बस ये आता है, पर ये हमारे लिए प्रैक्टिकली यही मान के चलो H प्लस या H3O प्लस मोल्स पर लीटर। ऐसे ही POH क्या होगा, माइनस लॉग बेस 10 एक्टिविटी ऑफ OH माइनस, बट वो प्रैक्टिकली
कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस जितना SiCO लिखा ये हुआ आपका मतलब ये सेल्फ आयोनाइजेशन। सेल्फ आयोनाइज जो है ना, एक ने H दिया एक ने H लिया। जैसे अमोनिया है, लिक्विड अमोनिया है, उसके लिए सेल्फ आयोनाइज रिएक्शन क्या हो जाएगी, NH4 प्लस NH2 माइनस दिस कंसंट्रेशन टू दिस बाय इसका स्क्वायर। दिस इज सेल्फ आयोनाइजेशन कांस्टेंट। इस रिएक्शन का जो K होगा दैट इज सेल्फ आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ लिक्विड अमोनिया। मतलब यहाँ वाटर नहीं है, लिक्विड अमोनिया ही है। दिस सिचुएशन इज डिफरेंट फ्रॉम एडिंग अमोनिया टू वाटर, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ये है लिक्विड अमोनिया, कि अमोनिया को लिक्विडिफाइड कर दिया, तब उनके बीच में सेल्फ आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो अब बात आती है, ये पीएच हो गया, पीओएच हो गया। अभी हम बात पहले क्या करें, प्योर वाटर की। तो प्योर वाटर का KW हमने बोल दिया, अभी एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करके रूम टेम्परेचर पे ही आता है। अब बात आती है कि जो प्योर वाटर है, अच्छा न्यूट्रल की कंडीशन क्या है। एक सॉल्यूशन न्यूट्रल है, मतलब क्या चीज, concentration of H plus equal to concentration of OH minus, that is the primary condition। pH और क्या है वो बात की कंडीशन है। मतलब pH equal to 7 is not the basic condition for neutrality। न्यूट्रलिटी की बेसिक कंडीशन है, प्राइमरी कंडीशन H plus equal to OH minus। तो अगर मेरे पास प्योर वाटर है, अगर हमारे पास प्योर वाटर है, तो अब मान लेते हैं इसमें से भाई कंसंट्रेशन C है दोनों का, तो C माइनस एक्स, एक्स और एक्स बना, ये तो ऑलमोस्ट से कांस्टेंट रह जाएगा। पर अगर कोई और सोर्स H प्लस और OH का नहीं है, देयर इज नो अदर सोर्स, कोई और चीज ऐड ही नहीं है, केवल प्योर वाटर है, तो ये H प्लस भी इसी से बन रहा है, OH भी इससे बन रहा है। कितना भी बने दोनों हमेशा बराबर ही रहेंगे। ये इससे रिएक्ट किया तो एक से रिएक्ट तो एक्स बनेगा। तो यानी प्योर वाटर इज ऑलवेज न्यूट्रल, प्योर वाटर इज ऑलवेज न्यूट्रल। अब क्या होता है कि अगर एट 25 डिग्री सेल्सियस KW, अच्छा इसका KW हमेशा क्या होगा, KW इज H प्लस, मैं H2 प्लस H प्लस लिख रहा हूं और OH माइनस, एक ही बात है, ठीक है ये चीज। तो एट 25 डिग्री सेल्सियस KW की वैल्यू क्या है, 10 पर माइनस 14, H प्लस X है, OH भी X है, X इज इक्वल टू 10 पर माइनस 7, यानी pH क्या हो गया, माइनस लॉग 10/7, pOH भी इतना ही हो गया। तो pH इक्वल टू pOH इक्वल टू 7,
ये न्यूट्रलिटी कंडीशन हो गई, लेकिन कब 25 डिग्री सेल्सियस। pH इक्वल टू 7 इक्वल टू pOH इज कंडीशन फॉर न्यूट्रलिटी एट 25 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि अगर मैंने मान लो एट सपोज 90 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी है, तो कोई पूछे गर्म पानी का प्योर हॉट वाटर उसका pH क्या होगा, हमने बोला न्यूट्रल तो होना चाहिए, होना भी चाहिए। गर्म पानी तो लोग पीने को भी बोलते हैं, ठंडा पानी भी प्योर तो न्यूट्रल ही होगा। लेकिन इसका pH क्या होगा, इसका pH 7 नहीं होगा, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि Kw टेम्परेचर के संग बढ़ता है, बढ़ने के संग। तो मान लो 90 डिग्री पे इसका Kw 10⁻12 के आसपास हो जाता है। फिर जो दिया होगा वो लेंगे, हमने मान लिया इतना वैल्यू है, मतलब बेसिक हो जाएगा स्लाइटली। क्यों हो जाएगा, H प्लस OH दोनों बढ़ जाएंगे, रहेगा न्यूट्रली, पर आयोनाइजेशन बढ़ जाएगा। तो Kw की वैल्यू, फिर हमने पढ़ा टेम्परेचर बढ़ने से एंडोथर्मिक फेवर होगा, एंडोथर्मिक फेवर मतलब फॉरवर्ड फेवर होगा, यानी K बढ़ेगा। तो 10⁻12 हमने लेट से हमने मान लिया, रियली ऐसे ही होता है। कभी क्वेश्चन में जब दिया होगा तो जो दिया होगा वो लेंगे, है ना। अभी हम ये लेते हैं, तो इस समय क्या हो गया, ये रिलेशन तो अभी भी लगेगा, अभी भी ये x ही है, पर अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10⁻6। pH क्या हो गया, pOH भी 6 एट न्यूट्रलिटी पॉइंट। अब इसका न्यूट्रलिटी पॉइंट क्या हो गया 6 हो गया, इसका न्यूट्रलिटी पॉइंट 7 था। तो आपसे कोई बोले कि हॉट वाटर का pH 6 होता है, तो ये मत बोल देना है कि दैट इज एसिडिक। हम लोग पढ़ते हैं pH लेस देन 7, pH रूम टेम्परेचर पे अगर लेस देन 7 है तो एसिडिक है, लेकिन अदरवाइज वो रेफरेंस बदल गया। हम जब कुछ नहीं बोलते तो इट इज बाय डिफॉल्ट रूम टेम्परेचर, तो कुछ नहीं बोला है तो हमारा वही जो नॉर्मल कन्वेंशन, पर टेम्परेचर स्पेसिफाई किया हो। एक क्वेश्चन ये पूछते कि हॉट वाटर का pH 6 होता है, इट इज एसिडिक बेसिक न्यूट्रल। तो बहुत लोग गलती करते हैं कि पढ़ा है बचपन से लेस देन 7 एसिडिक, तो दे राइट इट एसिडिक हो गया, नहीं एसिडिक नहीं होगा। ऐसे अगर वाटर मान लो एट 0 डिग्री सेल्सियस आ जाए तो Kw क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। मान लो Kw की वैल्यू 10⁻16 हो गई, डिक्रीज हो गई। तो अब x की वैल्यू जो है अभी भी प्योर कोल्ड वाटर है, 10⁻8 हो जाएगा। हेंस pH इक्वल टू 8 इक्वल टू pOH। अब ये न्यूट्रलिटी पॉइंट हो गया। एट से कम एसिडिक, 8 से ज्यादा बेसिक, 8 न्यूट्रल। अच्छा, ये जो रिलेशन है Kw ये वाला, इससे हम एक रिलेशन अगर दोनों तरफ लॉग लें, इफ वी टेक बोथ साइड लॉग, तो लॉग Kw लॉग H प्लस प्लस लॉग OH माइनस मल्टीप्लाई, तो ये लॉग ए लॉग एक्स वाई क्या होता है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई है, फिर माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई कर। अच्छा, ये जो pH नोटेशन होता है, अच्छा वैसे तो pH और pOH इज मोर इंपॉर्टेंट, पर इस ये जो नोटेशन pK नोटेशन मतलब कि कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो pK मतलब माइनस लॉग K, pH माइनस लॉग H प्लस कंसेंट्रेशन, pOH माइनस लॉग OH कंसेंट्रेशन, और कोई P कुछ कांस्टेंट हो K मतलब माइनस लॉग K। तो ये क्या हो जाएगा PK W, PKW इक्वल टू pH और ये वाली वैल्यू 14 होगी एट 25 डिग्री सेल्सियस। हमारे इस एनालिसिस में 12 होगी एट 90 डिग्री, जो हमने माना है
और 16 होगी 0 डिग्री सेल्सियस। तो न्यूट्रलिटी पॉइंट क्या होता है? इट इज नॉट 7, इट इज pKw/2। न्यूट्रलिटी पॉइंट इज pKw/2। वॉट एवर द pKw वैल्यू एट दैट टेम्परेचर, उसका हाफ इज द न्यूट्रलिटी पॉइंट। तो एक्चुअली न्यूट्रलिटी पॉइंट के लिए हम क्या लिख सकते हैं? न्यूट्रलिटी पॉइंट इज न्यूट्रलिटी पॉइंट पे ये बात तो सर्टेन है, H प्लस इक्वल टू, ये तो कोई कभी भी होना ही पड़ेगा, लेकिन pH should be equal to pOH and that should be equal to pKw/2। as far pH is concerned, तो ये at 25 degree it becomes 7, at higher temperature it becomes less than 7, still it is neutral, and at temperature lower than 25 degree cold water it is still neutral if it is a pure water, but the reference will be changed because pKw will be increased। टेम्परेचर बढ़ने से kW बढ़ता है, pKw कम होता है। टेम्परेचर कम होने से kW कम होता है, pKw बढ़ता है। ये आपस में अपोजिट रिलेशन में, क्योंकि pK इक्वल टू माइनस लॉग K, K बढ़ेगा pK कम होगा, K कम होगा pK बढ़ेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई वाली? मतलब एक बहुत मिस्टेक हो जाती है, कॉमन क्वेश्चन है कि हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं कि pH इक्वल टू 7 न्यूट्रल पॉइंट होता है, pH इक्वल तो लेस देन 7 हो तो एसिडिक होता है, ग्रेटर देन 7 हो तो बेसिक होता है। तो उसी मिसकंसेप्शन पे बेस्ड, मिसकंसेप्शन नहीं है लेकिन ये मालूम चाहिए कि ये चीज़ 25 पे होती है, रूम टेम्परेचर पे होती है। टेम्परेचर चेंज होने से जो न्यूट्रलिटी पॉइंट होता है वो बदल जाता है, क्योंकि pKw का वैल्यू ही बदल जाता है। तो न्यूट्रलिटी पॉइंट pKw/2 होता है। तो अगर हॉट वाटर प्योर हो, कोल्ड वाटर प्योर हो, तो अगर प्योर वाटर है तो वॉट एवर बी द टेम्परेचर उसका न्यूट्रल तो रहेगा ही, क्योंकि H प्लस और OH दोनों उसी से बन रहे हैं और दोनों सेम रेशियो में बन रहे हैं, 1:1 रेशियो बन रहे हैं। अब बात आती है, ये तो हो गया वाटर के बारे में, वाटर के बारे में कुछ बातें हो गई। अब हमारा जो ये चैप्टर है आयोनिक इक्विलिब्रियम, उसमें हम यही चीज एक्सप्लोर करते हैं कि अब इसमें हम पहले एसिड ऐड किया हमने, मान लो कोई HCl ऐड कर दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, HClO4, HI, वीक एसिड ऐड कर दिया लाइक एसिटिक एसिड, जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक एसिड भी वीक होते हैं। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस ऐड कर दिया, कभी कभार दो एसिड का मिक्सचर ऐड कर दिया। फिर कोई मल्टीप्रोटिक एसिड कैसा हुआ? H2CO3, पहले एक H+ देगा फिर दूसरा देगा, H2SO4, H3PO4। तो अगर हमने कोई एसिड और बेसेज ऐड किए, मिक्सचर ऐड किए, तो उनके एडिशन से उस सॉल्यूशन में जो वाटर का जो इक्विलिब्रियम है वो कैसे अफेक्ट होगा। मेनली हमको उन सॉल्यूशंस के pH निकालने होते हैं कि फाइंड द pH व्हेन 0.1 मोलर HCl aqueous solution is there। व्हाट डज दैट मीन? कि 1 लीटर वाटर में आपने 0.1 मोल HCl ऐड कर दिया, तो pH पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि अब तो ये न्यूट्रल नहीं है, एसिडिक हो जाएगा हम जानते हैं, लेकिन अब कितना एसिडिक हो, न्यूमेरिकली वैल्यू क्या होगी? तो ये वाला चीज, पहले हम एसिड बेस, मिक्सचर ऑफ एसिड, मिक्सचर ऑफ बेस ये ऐड करेंगे। फिर हम बात करेंगे, ये तो हो गया पहला स्टेज जिसमें एसिड बेस के सॉल्यूशंस को हम एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, मिक्सचर ऑफ एसिड जो आज हम डिस्कस करेंगे, उसमें pH निकालेंगे, वहीं पे फिर डिग्री ऑफ डिसोल्यूशन, कुछ चीजें और भी आएंगी, तो उन इक्विलिब्रियम को। फिर हम बात करेंगे कि कोई सॉल्ट ऐड कर दिया, मान लो NaCl डाल दिया पानी में, तो अब NaCl पानी में डाल दिया तो क्या होगा? क्या pH ऑफ वाटर जो पहले 7 था रूम टेम्परेचर पे, अब मैं एक बार 7 बोलूंगा, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल डिस्कशन में हम रूम टेम्परेचर ही लेते हैं। तो जो पहले pH 7 था, क्या वो NaCl के डालने पे बदल जाएगा? क्या अमोनियम क्लोराइड के डालने पे बदल जाएगा? आपने ये पढ़ा है
कि NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है क्योंकि इट्स द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि जब पानी में सॉल्यूशन बनाए तो न्यूट्रल बने, यानी pH 7 रहना चाहिए। पर अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट ऑफ वीक बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। आप एक्सपेक्ट करते हो पानी में जाके एसिडिक सॉल्यूशन होना चाहिए, pH 7 से कम हो जाना चाहिए। pH भाई H प्लस ग्रेटर देन OH करें तो एसिडिक है, तो H प्लस ग्रेटर देन OH आएगा तो आपको मतलब रूम टेम्परेचर पे उस केस में क्या होगा, H प्लस की वैल्यू 7 से बड़ी होनी पड़ेगी, pH 7 से कम होना पड़ता है। तो ठीक है, वो तो ये हुआ। लेकिन फिर आपने कोई और दूसरा सॉल्ट, तो सॉल्ट उस वो सिचुएशंस, अभी तक तो मैं बोल दिया एसिडिक होगा बेसिक होगा, बट हमको अगर कुछ पैरामीटर्स गिवन हो तो एग्जैक्टली क्या हम उसका pH निकाल सकते हैं। तो एक सेक्शन आएगा सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस। जब हम पानी में सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्ट आयनाइज होता है और आयंस फिर वाटर से हाइड्रोलाइज होते हैं, कोई डिस्कस करेंगे बाद में। तो एक टॉपिक हुआ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर एक आता है कि बफर सॉल्यूशन करके, कि एक ऐसा सॉल्यूशन हम एनालाइज करते हैं, है वो कुछ चीज़ का मिक्सचर है, पर बफर का मतलब ये है कि उसमें थोड़ा सा एसिड थोड़ा सा बेस ऐड किया जाए तो pH बहुत ड्रेस्टिकली चेंज ना हो। ऐसा तो नहीं होगा कि आप H प्लस एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो pH कम ना हो, थोड़ा सा कम तो होगी, OH ऐड करो तो बहुत बढ़ेगा ही। लेकिन क्योंकि जब हम कोई कह सकते हो कि बहुत सी इंडस्ट्रियल प्रोसेस कर रहे हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, तो उसमें जब लार्ज स्केल में चीज़ें बनती हैं तो लार्ज स्केल में तो लेबोरेटरी की तरह काम नहीं होता, वहाँ तो एक वर्कर्स काम करते हैं कि इतने में इतना मग डाल देना। तो अब एक मग से जब चीज़ें डल रही हैं तो हो सकता है 50 ml ज़्यादा भी डल जाए, 50 ml कम भी डल जाए। तो थोड़ा कम ज़्यादा एसिड से पूरी प्रोसेस खराब नहीं होनी चाहिए। तो बफर, बॉडी में भी बफर होते हैं, हम लोग एक एसिडिक फूड ज़्यादा खा लेते हैं। तो अगर नॉर्मल, जैसे हम लोग नॉर्मल एक नींबू को स्क्वीज करके खा ही लेते हैं ऐसे ही, आप ऐसे पानी में अगर एक प्योर वाटर में अगर 1 लेमन स्क्वीज करोगे तो उसका pH करीबन आपका 4 और 5 के बीच में पहुंच जाता है। पर उतना pH अगर ड्रेस्टिकली चेंज बॉडी के अंदर हो जाएगा, या वही पानी आपने पी लिया और उसमें वही वाला अफेक्ट, उतना ज़्यादा अफेक्ट आ गया तो इट कैन बी फेटल। बॉडी का pH 7.4 से 7.89 के आसपास रहता है, 7 से जब बड़ा होता है 8.1 और तक रहता है। तो आपका pH ठीक है भाई, आपने 0.5 कम हो गया, 0.5 ज़्यादा हो गया, बट pH का अगर एक से एक चेंज भी हो जाए दैट इज आल्सो क्वाइट हार्मफुल। तो बॉडी में कुछ ऐसे आयंस होते हैं जो कि उसके अफेक्ट को उतना ज़्यादा मैग्नीफाई नहीं होने देते, तो वो बफर्स है। तो हम बफर्स पढ़ेंगे कि बफर्स के कौन कौन से मिक्सचर बफर का काम कर सकते हैं, वो मिक्सचर बफर का काम कब करेंगे, कैसे बफर एक्शन करेंगे, और फिर उनका आगे pH ऑफ द बफर्स, या थोड़ा सा चेंज किया तो pH में कितना चेंज आएगा, चेंज तो आएगा पर नया pH कितना होगा, तो वो चीज़ है। तो यानी उसमें हम बफर सॉल्यूशंस को पढ़ेंगे। फिर एक चीज़ हम पढ़ेंगे कि कोई सॉल्ट, जैसे पहले हम जो सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे वो सॉल्ट सॉल्युबल होंगे, पर बाद में हम देखेंगे जो इनसॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, इनसॉल्युबल को सॉल्ट को डिसॉल्व पानी में करने पे भी थोड़े से आयनाइज होते हैं, वो अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करके बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि चीज़ें प्रेसिपिटेट किस समय पे होंगी, या ये वाला मिक्सचर ऐड कर दिया तो प्रेसिपिटेशन होगा नहीं होगा। तो एक टॉपिक आता है सॉल्युबिलिटी एंड सॉलिडिटी प्रोडक्ट, उसमें भी हम इनसॉल्युबल सॉल्ट्स को ऐड करेंगे या इक्विलिब्रियम ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स इन वाटर स्टडी करेंगे। और फिर एक टॉपिक आता है इंडिकेटर्स करके। इंडिकेटर्स जो ऑर्गेनिक इंडिकेटर्स होते हैं दे आर नथिंग बट दे आर लाइक वीक एसिड्स और वीक बेसिस। तो वो इंडिकेटर कैसे इंडिकेटर का काम करते हैं, उनकी वर्किंग रेंज का क्या मतलब है, कि जैसे हम बोलते हैं फिनोप्सिन वर्क्स इन 8.2 से लेके 10.2 pH पे, एक कलर 8.2 से कम तो कलरलेस होता है, 10.2 से ज़्यादा pH हो जाए सॉल्यूशन का तो पिंक कलर का बन जाता है।
तो ये हो गया। तो आपका ये चीज अब आपके टॉपिक हो जाएंगे बेसिकली कैसे। तो इसमें हमारे सबसे पहले एसिड बेस का सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन, उसको पढ़ेंगे। फिर हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स। एक्चुअली हाइड्रोलाइज आयंस होते हैं, पर आयन आर प्रोवाइडेड थ्रू सॉल्ट्स। देन बफर सॉल्यूशंस, फिर KS solubility and solubility product of sparingly soluble salts. And फिर indicators। और वहीं पे हम उस समय एसिड बेस टाइट्रेशंस भी पढ़ लेंगे जैसा। पहले इंडिकेटर्स के बारे में, फिनोक्थियम मेथड के बारे में, और फिर उनका हम जैसा टाइट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे। कॉमन आयन तो हर जगह ही आएगा। कॉमन आयन क्या हुआ कि अभी तक जैसे अभी तो हम लोग पढ़ते थे इक्विलिब्रियम चैप्टर में कि कोई एक स्पीसीज कॉमन हो जाए तो अफेक्ट दोनों इक्विलिब्रियम पे अफेक्ट पड़ता था। यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम 2 इक्विलिब्रियम तो आप स्टडी कर ही रहे होगे, एक तो वाटर का और एक जो चीज़ आपने ऐड की। अगर उनमें से कोई चीज़ कॉमन आ रही है, मान लो जैसे आपने HCl ऐड किया तो H+ आ रहा है, पर वाटर से भी H+ आ रहा है, तो वो कॉमन आयन हो गया। तो अब वो HCl से जो H+ आएगा वो वाटर के H+ बनने को कैसे अफेक्ट करेगा। या आपने एसिटिक एसिड ऐड किया तो एसिटिक एसिड से H+ आ रहा है, वाटर से भी H+ आ रहा है, तो दोनों को वो कॉमन आयन हो गया। मतलब 2 इक्विलिब्रियम में कोई आयन कॉमन तो कॉमन आयन। अब वो हम वो कि हर जगह पे ही उसका एक चीज आएगी। मतलब यहाँ पे तो कॉमन आयन इफेक्ट इज अ वेरी कॉमन थिंग है कि हर जगह आपको 2 इक्विलिब्रियम तो पढ़ना ही है, उसमें यूजुअली कोई एक चीज कॉमन होगी। अब देखो पहले जैसा एसिड्स और बेसिस के बारे में थोड़ा सा पढ़े, फिर इनके तो एसिड्स और बेसिस अलग अलग डेफिनेशन से डिफाइंड होते हैं। 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हम यूज करते हैं। एक अर्हेनियस, एसिड ऑब्लिक अर्हेनियस बेस। अर्हेनियस एसिड या अर्हेनियस बेस क्या होता है, हाउ यू डिफाइन दैट? अर्हेनियस एसिड इज अ स्पीसीज which furnish H+ ion in the aqueous solution। मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट वाटर होना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ पे किसी स्पीसीज को एसिड या बेस की तरह सोचना है तो आपको ये सोचना ही पड़ेगा कि सॉल्वेंट तो वाटर होना ही पड़ेगा। तो स्पीसीज which furnish
H plus in aqueous solution और अरेनियस एसिड्स। अरेनियस बेस क्या हो जाएगा? विच furnishes hydroxide ion। अरेनियस एसिड के एग्जाम्पल HCl, HI, HBr, HF, H2SO4, HNO3, H2CO3, ये डाई बेसिक हो जाएगा। एक स्टेप में H प्लस देगा, फिर H प्लस देगा। एसिड, ऑर्गेनिक एसिड RCOOH, R इज अल्काइल ग्रुप, तो HCOOH, RCOOH, CH3, तो इन जनरल। देन H3PO4 और भी बहुत से हो सकते हैं। सर ऑर्गेनिक एसिड से लाइक जैसे बहुत वीक भी होता है। अब इसमें फिर डिवीजन है वीक एंड स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि फुल्ली ऑलमोस्ट फुल्ली आयोनाइज हो जाएगा, मतलब उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज वेरी हाई, तो मतलब उसको आप रिवर्सिबल बताए बजाय रिवर्सिबली दिखा दोगे। जैसे अगर कोई HX बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो यू रादर देन शोइंग रिवर्सिबल यू विल से सिंपली H प्लस एंड X माइनस, ये चीज। जैसे इसका कंसंट्रेशन C है तो इट विल गिव H प्लस C, X माइनस C। संग में वाटर में डाला तो वाटर में पहले क्या था? H प्लस और OH माइनस XX था, पर जैसे ही आपने ये वाला ऐड किया H प्लस कहां से आ गया? इधर से आ गया, तो ये प्लस C हो जाएगा। तो इस X को, क्योंकि इसका KW तो बदल नहीं सकता जब तक टेम्परेचर ना बदले, तो ये X अपने आप को रीएडजस्ट करेगा। तो मान लो ये X पहले से बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। दिस प्रोडक्ट हैज टू बी KW। तो पहले तो X स्क्वायर इक्वल टू KW था, अब X प्लस C इंटू X को KW है, तो एक कॉमन आयन यहाँ पे क्या हो रहा है? H प्लस इधर आके इधर आ रहा है, तो प्रोडक्ट बढ़ रहा है, तो यानी इस X की वैल्यू पहले से कम हो जाएगी। ये भी कम होगा, ये भी कम होगा। आप इसे ऐसे भी सोचो कि पहले से C है और उसकी प्रेजेंस में ये X और X दे रहा है, तो नहीं होता तो ज़्यादा देता, अब कम दे रहा है। तो आपको अल्टीमेटली ये X निकालना होगा कैसे? X प्लस C इंटू X शुड बी इक्वल टू KW। KW तो वही है, तो आप इसमें सॉल्व करोगे। अच्छा, आयोनिक में एक जो वो है अप्रोक्सीमेशन बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं कि अगर दो चीज़ों का सम या डिफरेंस किया जा रहा है, उसमें अगर कोई एक क्वांटिटी 10% से कम है तो उसे सम या डिफरेंस में इग्नोर यूजुअली कर देते हैं, अनलेस एंटिल क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो रहा कि वैल्यू तो बहुत क्लोज दी है जहाँ पे वो डिमांड करे कि नहीं पूरा ही सॉल्व करो। अदरवाइज इट्स अ वेरी कॉमन अप्रोक्सीमेशन कि अगर दो, जैसे x प्लस वाई हो या x प्लस माइनस वाई हो, और y x का y इज लेस देन इक्वल टू 10% ऑफ x, यानी 10/100, 0.1x से कम हो, तो आप इस वैल्यू को नियरली जीरो नहीं, हाँ इसको x मान सकते। तो ये अप्रोक्सीमेशन बहुत ज़्यादा हम यूज़ करेंगे। तो ये हुआ। अब जैसे तो ये मैं मेनली हमें करना ये काम है। अब इसमें क्या अप्रोक्सीमेशन लगा पाएंगे नहीं लगा पाएंगे वो आगे देखते हैं कि किस लिमिट पे लगा पाएंगे, कब लगाएंगे, कब नहीं लगाएंगे। पर ये हमारा एम है। एक इक्विलिब्रियम ऐसा हुआ जो कि अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन मान लो कि आपके पास ये भी वीक एसिड है, ये तो जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, मान लो ये भी आपका वीक एसिड है, C कंसंट्रेशन है, तो इससे H प्लस बना, X माइनस बना, तो अगर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो C से C अल्फा, या पहले का चलो C माइनस वाई कर दो, वाई वाई कर दो, बाद में अल्फा और बीटा में लिखेंगे। और ये वाला है वाटर से
पहले एक्स एक्स था, लेकिन अब प्लस वाई। ये हो गया। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को के डब्ल्यू के इक्वल होना चाहिए, दिस इंटू दिस बाई दिस शुड बी, इसका के होना चाहिए। तो वैसे तो थियोरेटिकली तो हमें दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पे भी एक चीज बहुत ज्यादा यूज होती है कि अगर दो इक्विलिब्रियम है और उन दो इक्विलिब्रियम में अगर कोई कॉमन आयन प्रोडक्ट में आ रहा है, तो अगर एक इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दूसरे के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से अगर 100 टाइम्स या उससे ज्यादा हो, जैसे मान लो कि आपका ये वाटर है, वाटर का तो के डब्ल्यू था 10⁻14 हो, ये भी वीक एसिड है। किसी चीज का 100 टाइम्स किससे ज्यादा होने का मतलब ये जो ही नहीं है कि वो खुद बहुत बड़ा हो, दोनों बहुत छोटे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से बहुत बड़ा हो सकता है। तो यानी इसका के डब्ल्यू 10⁻14। जनरली वीक एसिड्स के जो के होते हैं उनको के बोलते हैं, के एसिड, वो 10⁻5 -6 ऑर्डर के होते हैं, बहुत छोटे। वीक एसिड तभी है, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू 10⁻14 तो 10⁻9 टाइम्स बिगर है। तो अगर दो सब्सटेंसेस जिनसे कोई कॉमन आयन आ रहा है प्रोडक्ट में, पर उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स 100 एटलीस्ट 100 या उससे ज़्यादा से डिफरेंस, तो इशू ही नहीं है, करते हैं, तो जो कॉमन आयन आता है ना, हम ये मान लेते हैं उसका मेन सोर्स वो है जिसका के 100 टाइम्स बड़ा है। तो ऐसे ये वाला जो होता है इसका के इससे काफ़ी के डब्ल्यू से बड़ा होता है। तो यानी ये क्या दे रहा है, वाई दे रहा है, तो हम यहाँ नियरली मान लेंगे ये वाई है और ये भी y। तो हम अगर ये तो केवल इसी सॉल्व करने से काम चल जाएगा। फिर हम एक बार चेक भी करेंगे कि भाई y जैसे ये जब आपके पास पहले हमने यहाँ पे क्या मान लिया, y मेन है, यानी x पहले ही आपका क्या था, जब कुछ भी नहीं था x क्या था 10⁻7 जब प्योर वाटर था। तो अगर y की वैल्यू आपकी 10⁻6 भी आ जाए, उससे बड़ी आ जाए, तो आपका मानना सही है कि 10⁻6 के कंपेरिजन में भी 10⁻7 10% है, और ये तो वैल्यू और छोटे होने वाला है कॉमन आयन से। तो यूजुअली वैसे के की वैल्यू जो हम लेते हैं तो काम है, पर बाद में एक बार रीचेक कर लो उस चीज़ को कि आपने जिस को नेगलेक्ट किया है वो उस लिमिट में है भी नहीं है। तो यानी यहाँ पे अब क्या होगा, केवल एक्चुअली बहुत बार, इसीलिए हम जब वीक एसिड को एनालाइज करेंगे तो हम बहुत बार इस इक्विलिब्रियम को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि पहले वाले को सॉल्व करने के लिए हमें एक्स है ही नहीं, तो केवल इसी को सॉल्व, और अगर एक्स चाहिए तो एक्स इंटू वाई क्या है, के डब्ल्यू, तो वो सॉल्व कर देंगे। तो सेपरेटली सॉल्व करने से इसका काम चल गया। पर कभी अगर नेगलेक्ट तो नहीं कर सकते हैं तो संग में लेंगे, लेकिन यूजुअली सिचुएशंस ऐसी बनती है कि नेगलेक्ट करोगे, अदरवाइज सॉल्विंग इज बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो सिचुएशंस मतलब कहीं कहीं होगी तो देखो, कुछ देखेंगे हम सिचुएशंस जहाँ पे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, बट यूजुअली मोस्ट इट वर्क्स दैट वे। हाँ, बहुत बार ये हो सकता है कि आप सॉल्व कर सकते हो, एक तो है कि सॉल्व करना बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाए, तो वो तो चूंकि वो तो सॉल्वेबल टाइप पे ही नहीं रहेगा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की जा सकती है, लेंदी हो सकती है, पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज सॉल्वेबल इन एवरी एस्पेक्ट। मतलब आपके पास अगर कोई इक्वेशन ऐसी है तो इसको सॉल्व हमेशा किया जा सकता है बाई -b + -√d/2 ऐसे। लेंदी हो सकता है, फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है, लेकिन क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करना, हाँ मतलब या तो फिर आपको आइट्रेशन मेथड, मतलब अगर हम लोग तो यूजुअली कोई भी कैसे करते हैं कि हम कोई एक रूट निकालते हैं पहले उसका हिट एंड ट्रायल से, फिर उसको डिवाइड करके वो क्वाड्रेटिक बनाते हैं और फिर 2 रूट मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे पास क्यूबिक को सॉल्व करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला कि जैसे क्वाड्रेटिक के लिए आपको एक रूट तो हिट एंड ट्रायल से निकालना पड़ेगा। इसीलिए जब क्यूबिक हो जाते हैं हम कई बार उनके रूट्स कहाँ लाई करते हैं ये क्वेश्चन पूछ जाता है, परफेक्ट रूट निकालना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो यानी आप कह सकते हो कि क्यूबिक इक्वेशन का ऐसा कोई रूट्स का फॉर्मूला नहीं है जैसे क्वाड्रेटिक के लिए होता है।
तो आपके एग्जाम में अगर क्यूबिक बन रहा है, क्वाड्रेटिक कभी बन रहा है, पर क्वाड्रेटिक में हो सकता है कि अप्रोक्सीमेशन आप वैलिड कर दो तो चीज जैसी आसान है सॉल्व करना। आप क्वाड्रेटिक ही सॉल्व करो, लेकिन आप सीधे x इक्वल टू रूट ऑफ समथिंग आ गया, लेकिन आपने अप्रोक्सीमेशन नहीं लिया तो इस तरीके की फॉर्मेट बन गई, तो आपको रूट डी और ये सब निकालना पड़ेगा। तो वहाँ कभी का क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि जहाँ पे अप्रोक्सीमेशन वैलिड ना हो तो आपको चेक करना चाहिए। पर क्यूबिक और कभी सॉल्व करने को, क्योंकि आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे वहाँ बैठ के। वो तो अब मैथ्स में तो अलग है, मैथ्स में तो फिर भी क्या है कि वो आपको सॉल्विंग को क्यूबिक कराना है, तो कोई ना कोई वो रूट आप निकालोगे, कोई हिंट देंगे, वो एक अलग चीज़ हो गई। पर केमिस्ट्री में क्यूबिक की क्वेश्चन सॉल्व करना एक्सपेक्टेड नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे तो जहाँ पे क्यूबिक वाली सिचुएशन बनेगी वहाँ तो अप्रोक्सीमेशन वाला सिनेरियो होगा ही। हाँ, जब क्वाड्रेटिक बन रहा है और उसको आपने कहीं अप्रोक्सीमेट करके चीज़ ज़्यादा सी आसान और हो जाए, तो वहाँ पे एक आपको सोचना चाहिए कि हो सकता है कि वो उतना आसान आपके लिए ना कर रहा और वो चीज़ अप्रोक्सीमेशन वैलिड ना हो। और वैसे अगर कोई x प्लस माइनस वाई है तो अगर y की वैल्यू, देयर हैज टू बी सम रीजन बिहाइंड दैट, ये आप एक बार सॉल्व कर लोगे। इफ योर अजम्पशन इज वैलिड एंड इट्स ओके, गो फॉरवर्ड, अदरवाइज सॉल्व द ओरिजिनल इक्वेशन। ठीक है ना। तो ये थ्रू आउट हमें अप्रोक्सीमेशन का थोड़ा सा यूज इसमें करना होगा। तो ये हो गया। तो आपके पास ये कॉमन आयन इफेक्ट में समझा किस तरीके से। और कभी ऐसा आ जाए कि ये एसिड इतनी ज़्यादा डाइल्यूटेड हो या इससे जो H प्लस आ रहा है वो इतना कम कंसंट्रेशन आ रहा हो, जैसे कोई बोले 10⁻10 मोलर HCl का pH क्या होगा। कोई बोले व्हाट इज द pH ऑफ इससे H प्लस कितना आएगा। ये एक्वा सॉल्यूशन है, एक्वस में ही है। तो अगर एक वो बहुत कॉमन मिस्टेक है कि H प्लस कितना आएगा 10⁻10, pH इज माइनस लॉग 10⁻10, तो 10 हो गया। तो इसका मतलब तो ये हो गया बेसिक हो गया, तो हाईली बेसिक हो गया। यानी आपने HCl को बहुत डाइल्यूट किया तो बेस बन जाएगा, तो बेस बनाने का नया तरीका आ गया। HCl को बहुत डाइल्यूट कर दोगे पानी से तो क्या होगा भाई, इसका मतलब है कि पानी में 1 लीटर में आपने 10⁻10 मोल्स HCl ऐड किया, मतलब 10⁻10 इंटू 36.5 इतना ग्राम ऐड किया, इतना। तो यानी इट इज एज गुड एज प्योर वाटर। ऐसा तो नहीं है कि बेसिक हो जाएगा, फिर तो 10⁻13 मोलर pH 13 हो जाएगा, तो हाईली बेसिक हो जाएगा। तो ये तो बेस की जरूरत ही नहीं है, HCl को ही डाइल्यूट करते जाओ वो बेस बन जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया। गड़बड़ कहाँ हो रही है कि वाटर से भी तो H प्लस आता है। अगर नॉर्मली आपने 0.1 मोलर HCl लिया, 0.2 मोलर लिया या वीक एसिड भी ले वाले, यहाँ तक अगर जो दूसरी चीज आपने ली है उससे H प्लस 10⁻6 या उससे ज़्यादा है, तो आप वाटर से जो H प्लस होता है, क्योंकि वाटर से H प्लस प्योर में ही कितना आ रहा है 10⁻7, कॉमन आयन से क्या हो जाएगा और कम हो जाएगा, तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो यू टेक मेनली H प्लस फ्रॉम द अदर सोर्स जो है। अगर कभी को ऐसा आ जाए कि जैसे उससे भी 10⁻7 आ रहा है इससे, तो आप दोनों को सॉल्व करते हो, टोटल लेते हो, वो भी आएगा। तब pH दोनों के एडिशन से आएगा, x प्लस वाई का माइनस लॉग। पर अगर आपका जो H प्लस है दूसरे सोर्स से 10⁻8 या उससे कम आ रहा है, तो मेनली H प्लस विल कम फ्रॉम वाटर। तो वाटर से आप मान लो कि ऑलमोस्ट 10⁻7 आ रहा है, यानी pH इक्वल टू 7। तो 10⁻10 मोलर HCl का pH 10 नहीं है, इट इज 7। ठीक है। ऐसे 10⁻11 मोलर NaOH का भी pH 7 ही है, pH भी 7 है, वो भी न्यूट्रल है। वहां से इतना डाइल्यूटेड मतलब न्यूट्रल। तो ये चीज, तो यहाँ पे चलो पहले को डेफिनेशन को पूरा करते हैं, फिर इन चीजों पे आएंगे ही हम। तो ये हो गया। तो एक मैंने आइडिया दिया हम किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, डील करने जा रहे हैं। कोई बेस ऐड करेंगे तो उसका इफेक्ट इस पे पड़ेगा, OH माइनस बाहर से आ रहा होगा। 2 एसिड ऐड कर देंगे तो दोनों से मिलके आ रहा होगा। अब देखना पड़ेगा कि अप्रोक्सीमेट क्या कर सकते हैं क्या नहीं, कुछ चीजें। अच्छा, ये तो हो गया एसिड। अरहेनियस, अरहेनियस बेस क्या हुए,
जो OH माइनस जो OH माइनस फर्निश कर रहे हैं, जैसे KOH, LiOH, NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक, ये वीक बेस है। देन ऑर्गेनिक बेसिस जो एमाइंस होते हैं, आर, जैसे RNH2 है, अमोनिया का एक H हटा के एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, तो ये ऑर्गेनिक बेस हो गया। सो NH2 को क्या बोला? इसका नाम हो जाएगा, ये एमिनो ग्रुप, जैसे इसका एल्केन एमाइन, ये एमाइंस कहलाएंगे। ये प्राइमरी एमीन होंगे, 2 R आ गए, 2 H हट के 2 सेकेंडरी एमीन, फिर टर्शरी एमीन, तो ये चीज़ तो ऑर्गेनिक बेस है। तो ये चीज़, तो ये तो अर्हेनियस एसिड और अर्हेनियस बेस की बात आ गई। जैसे आपके पास अभी अमोनिया एक जो है, अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही मान लो, NaOH, ये क्या होगी, दिस विल गिव अमोनियम एंड OH माइनस, ये चीज। तो ये तो अर्हेनियस एसिड अर्हेनियस बेस हो गए, pH माइनस लॉग H प्लस, POH माइनस लॉग OH माइनस। फिर एक आती है डेफिनेशन ब्रोस्टेड एसिड एंड ब्रोस्टेड बेस। इसे ब्रोस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो ब्रोस्टेड एसिड क्या होता है? ब्रोस्टेड एसिड होता है प्रोटॉन डोनर्स। यहां पे एक्वस होना जरूरी नहीं है, बहुत कुछ देखा है तो ये अर्हेनियस की तरह ही है, H प्लस डोनर। पर अर्हेनियस में क्या था, स्पीसीज जो कि एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस थे। यहाँ पे गैस फेज जैसे HCl है, गैसियस फेज में सपोज इट गिव्स H प्लस, ये भी ब्रोस्टेड एसिड है। और प्रोटॉन एक्सेप्टर जो होते हैं आर बेसिस, ये काफी कुछ वो बदल जाती है डेफिनेशन। Cl माइनस कैन नॉट बी क्वालिफाइड एज बेस एज पर अर्हेनियस डेफिनेशन, पर Cl माइनस कैन बी क्वालिफाइड एज बेस, ब्रोस्टेड बेस बाई दिस डेफिनेशन। Cl माइनस में H प्लस जुड़ सकता है, तो Cl माइनस बेस हो गया। एक्चुअली ये जो कोई भी अगर एक ऐसा चीज हो Ha और A माइनस जो कि H प्लस से डिफर कर रहे हो, एक में H प्लस जुड़ा हो, एक से निकला हुआ हो, तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहलाता है। जैसे HCl Cl माइनस, ये हो गया, ठीक है। एसिटिक एसिड एसीटेट, अमोनिया NH2 माइनस, NH2 माइनस अगर कॉन्जुगेट एसिड है तो NH2 माइनस, NH, this is a conjugate acid base pair, this is also a conjugate acid base pair. Ammonium
अमोनिया इज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अच्छा, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का जैसे HA और A माइनस है, एक कॉन्जुगेट एसिड और बेस पेयर अगर है तो कॉन्जुगेट एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर K है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, और इसका Kb है, तो HA का मतलब क्या हुआ, H प्लस A माइनस, ये Ka बता रहा है, और A माइनस का बेसिक कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ, A माइनस वाटर से अगर इंटरेक्ट करे तो गिविंग HA एंड ये इसका Kb है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो क्या मिलेगा, वाटर जिसकी KW होती है ना, तो यानी रिलेशन, अच्छा दो को ऐड करने पे K क्या होता है, मल्टीप्लाई, तो KW इक्वल टू, यानी एक अगर कोई कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, किसी भी Ka की बात नहीं हो रही, आई एम नॉट सेइंग कि एसिटिक एसिड ले लिया कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, अगर एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है तो उसका K इंटू Kb का जो प्रोडक्ट है वो एक फिक्स वैल्यू है, एंड दैट फिक्स वैल्यू इज द KW प्रिवेलिंग एट दैट टेम्परेचर। अब टेम्परेचर तो बदल जाएगा, उस टेम्परेचर पे इसका, यानी अगर किसी का K ज़्यादा है और कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्गर है तो उसका बेस वीकर होगा, Kb कम होगा, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। या मुझे अगर सपोज किसी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में एसिड का K दिया हो तो मैं इस रिलेशन की हेल्प से कॉन्जुगेट बेस का Kb निकाल सकता हूं। फॉर कॉन्जुगेट एसिड बेस, ठीक है, इसीलिए अगर किसी पेयर का एक कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग है तो बेस वीक होगा, बेस स्ट्रॉन्ग है तो एसिड वीक होगा। तो ये हो गया ब्रोस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन है कॉन्सेप्ट जो बोलूं। फिर एक तीसरी डेफिनेशन लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। हाँ ठीक है, ठीक है।
लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, लुईस एसिड क्या है? स्पीसीज capable of accepting at least a pair of electrons are Lewis acids, electron acceptors. As we capable of accepting इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हो, कभी का उसका सिंगल इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट कर रहा हो, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, इलेक्ट्रॉन्स, लुईस बेस इलेक्ट्रॉन डोनर्स, एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स इलेक्ट्रॉन डोनर्स, जैसे BF3 प्लस अमोनिया। तो यहाँ पे B के पास कम है, इसके पास एक लोन पेयर है, तो ये इसको ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गया लुईस एसिड बेस एडक्ट, एक सॉल्ट हो गया, लुईस एसिड बेस के बीच में रिएक्शन हो गया, सॉल्ट टाइप का बन गया। ये हो गया लुईस एसिड, ये हो गया लुईस बेस। इस तरीके से कोई कोबाल्ट 2 प्लस वाटर COH2O6 कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन गया। तो यहाँ पे दिस एक्टिंग एज लुईस एसिड, ये अपना लोन पेयर देगा और ये मतलब 6 ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा और हर वाटर से एक एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट होगा। तो दिस इज लुईस बेस, ये सॉल्ट बन गया। इस तरीके से हमने पढ़ा भी था, इसका पिंक कलर होता है लास्ट क्लास में रिएक्शन में इस स्पीसीज का। तो इस तरीके से तो कोबाल्ट का जो एक्वा सॉल्यूशन होता है विच इज पिंक इन नेचर, ये तो बन ही जाता है। निकल ग्रीनिश होता है, Cu ब्लूइश होता है ना, मैंगनीज का पिंक होता है MnH2O6। ठीक है ये चीज। तो लुईस एसिड बेस कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर वाला कॉन्सेप्ट ब्रोस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट, और अरेनियस एसिड अरेनियस बेस। चलो पहले प्रॉब्लम। सर ये कोबाल्ट ये वाला जो है इसका स्ट्रक्चर मतलब क्या होगा? कोबाल्ट 2 प्लस, कोबाल्ट का होता है 27 एटॉमिक नंबर, है ना। तो 27 होता है 4s2 3d7, 4s2 हो जाता है 20, फिर 3d7। तो कोबाल्ट 2 प्लस s निकल जाता है, d7 रह जाता है। बाकी कोऑर्डिनेशन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, लेकिन जस्ट d7 ये है। अब इनको ये लिगेंड्स कहलाते हैं, पर यही वो स्पीसीज है कि लोन पेयर देंगे। तो इनको 6 अगर ये हैं, तो अगर किसी मेटल आयन के अराउंड 6 इस तरीके से डोनर एटम है या 6 डोनेशन अगर हो रहे हैं, हो सकता है कोई स्पीसीज ऐसे हो जाएगी होगी
पर स्पीसीज 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, तो 3 से भी 6 डोनेशन हो जाएंगे। तो 6 डोनेशन का मतलब है कि इसकी शेप ऑक्टाहेड्रल होगी। हाइब्रिडाइजेशन जो होगा कोबाल्ट सेंटर एटम का, दैट कैन बी ऑक्टाहेड्रल के लिए होता है sp3d2 होना चाहिए। एक्चुअली 2 पॉसिबिलिटी, d2sp3 भी होता है, sp3d2 भी होता है। दोनों एक सेम चीज है। डिफरेंट ये है कि इन केसेस में d2sp3 का मतलब है कि अंदर के d 2, sp3d2 का मतलब है 4s 4p 4d, और d2sp3 का मतलब है 3d के 2 और 4s 4p। तो वो अब एक्चुअली क्या होता है, जो लिगेंड है ये इसका फिर 2 डिवीजन होता है, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, एक होता है वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होते हैं, वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर सकते हैं। व्हाट इज अ वीक फील्ड लिगेंड, जैसे यहाँ पे 3 अनपेयर्ड है, तो वाटर इनको पेयरिंग नहीं कर पाएगा, फोर्स नहीं कर पाएगा पेयरिंग करने के लिए, तो ये यहीं ऐसे ही रह जाएंगे। तो इसको क्या यूज करना पड़ेगा, 4s 4p 4d के 2, तो 6 ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज होंगे, विल बिकम sp3d2। तो ये ऑर्बिटल्स हो गए इसके ऐसे, और इन हर ऑर्बिटल में जो है ऑर्बिटल्स बनेंगे 6 ऑर्बिटल एक जैसे, ओरिएंट ऐसे हो गए, इनमें हर वाटर अपना एक एक लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर देगा। इस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं। बाकी जब 12th में पढ़ेंगे तब चीजें, पर ये ऑक्टाहेड्रल शेप का होता है। जब भी आपको इसका 6 डोनर्स मिल रहे हो सेंटर, तो ऑक्टाहेड्रल। 4 वाला स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है और टेट्राहेड्रल भी हो सकता है। जैसे आपके बुक में जब बॉन्डिंग चैप्टर जो है उसमें 4 वाले में 4 उन्होंने DSP2 करके एक लिखा है, जो कि यूजुअली सिचुएशन तभी आएगी जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। बाकी अभी तक ये 4 वाले हमारे टेट्राहेड्रल ही होते हैं, लेकिन किसी किसी केस में 4 वाला स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। तो ये चीज, तो ये आपका यहाँ लुईस एसिड हो गया एक्सेप्टर, और ये डोनर जो लोन पेयर डोनेट करेगा। क्वेश्चन लिखो, व्हाट विल बी द conjugate basis for the following Bronsted acids: HF, H2SO4, HCO3 minus. Write
the conjugate acids for the following Bronsted bases. NH2 minus, NH3, HCOO minus. The species water, HCO3 minus, HSO4 minus, and ammonia can act both as Bronsted acid and bases. ऐसे स्पीसीज को बोलते हैं एम्फीप्रोटिक स्पीसीज, एम्फीप्रोटिक, जो बेस की तरह भी काम कर सके, एम्फीप्रोटिक. For each case, give the corresponding conjugate acid and conjugate base. फिर can HPO3 minus, HPO3 2 minus act as both acid or base, या can it be amphiprotic. एक और भी लिख लो, H2 PO2 minus. क्या होगा इसका कॉन्जुगेट बेस? आंसर अगर लिखें हम लोग, क्या होगा कॉन्जुगेट बेस? H प्लस हटा दो तो F माइनस, इधर
एक H प्लस। अब HSO4 सल्फेट जो होगा उसमें ये एसिड होगा, वो बेस होगा। यहाँ पे ये एसिड, ये बेस, और ये CO3 2 कार्बोनेट। तो ये इसका आंसर हो गया। ये इसमें क्या करना पड़ेगा, H प्लस जोड़ दो एसिड निकालने के लिए। तो एमोनिया, यहाँ NH4 प्लस, लोन पर इस पे तो H प्लस ले सकता है, और ये फॉर्मिक एसिड, उसके कॉन्जुगेट एसिड सी हो गए। फिर ये देखो, इन स्पीसीज देखो, उसका कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस। यहाँ पे देखो, स्पीसीज वाटर इसका कॉन्जुगेट एसिड्स क्या होंगे पहले? कॉन्जुगेट एसिड मतलब H प्लस ऐड कर दो, तो H3O प्लस H2CO3 H2SO4 और ये अमोनिया। कॉन्जुगेट बेस के लिए माइनस H प्लस कर दो, OH माइनस CO3 2 माइनस, क्योंकि आपको इससे इसके रेस्पेक्ट में बात करनी। सल्फेट और ये NH2 माइनस, बिल्कुल सही। तो ये तो आंसर हो गया जो। अब ये बोल रहे हैं क्या HPO3 2 माइनस कैन एक्ट एज बोथ? HPO3 2 माइनस में जैसे जब H3PO4 होता है, उसके तीनों H जो होते हैं रिप्लेसेबल होते हैं, क्योंकि तीनों O से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे H3PO4 केवल कॉन्जुगेट, केवल एसिड काम कर सकते हैं, कांट एक्ट एज अ बेस। बट उसके बाद जो H2PO4 माइनस है, इट कैन बोथ एक्ट एज, एक H प्लस निकल भी सकता है, एक H प्लस जुड़ भी सकता है। फिर HPO4 2 माइनस आल्सो कैन एक्ट एज एम्फीप्रोटिक। लेकिन हम बात करें अभी H3PO3 की, तो H3PO3 का स्ट्रक्चर होता है ऐसा। हाँ, पहले H3PO3 देखा। अब H3PO3 अगर है तो इससे एक H निकाला, इसमें एक H जो है वो P से जुड़ा हुआ है, ये आयोनाइजेबल नहीं है। तो आपने क्या हुआ, दो तो निकाल लिए, तो ये हो गया HPO3 2 माइनस। कौन क्या? हाँ, क्योंकि इसमें डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, तो इसमें पोलैरिटी बहुत कम है इस बॉन्ड में, तो ये आयोनाइज नहीं हो पाएगा। आयोनाइज होने के लिए बॉन्ड में पोलैरिटी चाहिए, तो ये आयोनाइज नहीं हो पाएगा। वाटर में देखिए H प्लस नहीं दे पाएगा। मैं जो ही नहीं कि वाटर में जिसके पास भी H जुड़ा हुआ हो वो आयोनाइज हो ही सके। मतलब इस केस में क्या कि वो इतना स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है, एक तरह सोचो कि वाटर में आयोनाइज नहीं हो पाएगा। अब वाटर में आयोनाइज होने के लिए आयोनाइज होने के जरूरी है कि वो एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, इवन नाइट्रोजन हो और ऑक्सीजन हो, ठीक है ना। P इज नॉट द राइट काइंड ऑफ एटम जिससे H आयोनाइजेबल बन पाए। तो ये क्या हो गया, अब इसमें H जुड़ तो सकता है, दिस कैन एक्ट एज बेस,
बट दिस कांट एक्ट एज एसिड। ये एम्फीप्रोटिक नहीं है, ये केवल बेस की तरह काम कर सकता है। दिस स्पीसीज कांट एक्ट एज एसिड, क्योंकि ये जो H है वो किससे जुड़ा हुआ है? P से। हाँ, अगर HPO4 2 माइनस होता तो बात अलग थी, क्योंकि H3PO4 के तीनों H, ये भी अभी OH से जुड़ा हुआ है, तब ये कॉन्जुगेट एसिड बेस दोनों काम कर सकता था। ये वाला तो ये नो, पहले का आंसर। ये H3PO2 से आ रहे हैं। H3PO2 मोनोप्रोटिक ही होता है, तो एक पे H निकल ही चुका है, तो ये हो गया H2PO2 माइनस, तो ये दोनों H आयोनाइजेबल नहीं है, तो दिस कैन अगेन ओनली एक्ट एज बेस बट कांट एक्ट एज एसिड, तो ये भी एम्फीप्रोटिक नहीं है, तो ओनली कैन एक्ट एज बेस। हाँ, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मतलब इसमें तो मतलब ये तो जानना ही पड़ेगा, मतलब इसमें मतलब इसमें तो ऐसी चीज भी नहीं, मतलब जब भी आप ये चीज पढ़ते हो तो ये दूसरा तीसरा क्वेश्चन ही ऐसा ही आता है। तो ये H3PO4 का स्टूडेंट पहले भी पढ़ा हुई है, ये बात मैं पहले ही बताई है, तो ये तो मतलब एक बहुत कुछ बहुत कॉमन वो है, तो ये चीज आ गया, समझे? और इसमें किसी भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का अगर इसका Ka मालूम है तो इसका K भी KW/K हो जाएगा, बिकॉज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का Ka/Kb का प्रोडक्ट इक्वल टू KW होता है। तो कहीं का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी आता है कि एक कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर दे दिया, एक का चीज K या Kb दे दिया, दूसरे का आपसे पूछा है, ठीक है? आगे बढ़े। Classify the following species
क्या होगा? OH माइनस ऐसा है, तो इसमें 3 लोन पेयर है, एबल टू डोनेट एटलीस्ट कैन डोनेट its lone pair, one of the lone pair. लुईस बेस हो गया। F माइनस में 4 लोन पेयर है, F माइनस प्लस BF3 ऐसे ही सोच लो, तो बन जाएगा BF4 कनेक्ट एज लुईस बेस। H प्लस के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है पर आई कैन एक्सेप्ट H प्लस प्लस अमोनिया, ये लुईस एसिड हो गया, ये लुईस बेस हो गया, ये लुईस एसिड हो गया। BCl3 प्लस अमोनिया, कनेक्ट एज लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चीज। और अमोनियम बताओ, देखो अमोनियम ऐसा होता है, पॉजिटिव चार्ज जरूर है पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा कहाँ? 8 इसका पूरा हो चुका है, एमटीडी नाइट्रोजन के पास होती नहीं है, तो इट कैन नॉट एक्सेप्ट, इट कांट एक्सपांड इट्स ऑक्टेट, तो एक्सेप्ट कर नहीं सकता, देने के लिए इसके पास लोन पेयर है नहीं, इट इज नीदर लुईस एसिड नॉर लुईस बेस। इसके पास देने के लिए कोई लोन पेयर है नहीं और एक्सेप्ट करने के लिए इसका जगह ही नहीं है, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, नाइट्रोजन कांट एक्सपांड इट्स ऑक्टेट, इट नीदर एक्ट एज लुईस एसिड नॉर एज लुईस बेस। समझे? तो लुईस एसिड बेस डेफिनेशन में ये ना एसिड है ना बेस है। कॉन्जुगेट ब्रोंस्टर-लॉरी कॉन्सेप्ट में इट कैन एक्ट एज अ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया, इट कैन एक्ट एज अ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया। ठीक है, तो ये वाली बात। बुक में ऐसा एग्जाम्पल जैसे CO2 प्लस है, CO3 प्लस है, Al3 प्लस है, Mg2 प्लस है। कैटायंस जो होते हैं दे कैन लुईस एसिड्स। फिर वाटर अमोनिया, तुमने कुछ एग्जाम्पल दिए, OH माइनस लुईस बेसिस है। अब तो एक बॉक्स में एक वो दिया है, हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोजन आयन बाय इटसेल्फ इज अ बेयर प्रोटॉन। हाइड्रोनियम आयन जगह H प्लस है सबसे पहले, तो इट्स नथिंग बट प्रोटॉन।
इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया, न्यूक्लियस के अंदर केवल प्रोटॉन ही है, न्यूट्रॉन होता नहीं है H में, H1 में, तो यानी ये केवल एक प्रोटॉन है, इट्स अ बेयर प्रोटॉन, जिसकी साइज क्या हो गई, आपने ऑर्बिट तो हटा ही दिया तो केवल न्यूक्लियस ही रह गया जिसके अंदर +1 चार्ज है, तो इसकी साइज भी न्यूक्लियस की रेडियस की साइज हो गई, 10⁻15 मीटर रेडियस होता है, वॉल्यूम 10⁻15 के क्यूब का ऑर्डर होगा, तो इट्स वेरी वेरी स्मॉल। तो इसके अराउंड जो चार्ज डेंसिटी बहुत हाई चार्ज डेंसिटी होगी, इसके अराउंड बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो ये एन इंटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इसके अराउंड, बाइंड इटसेल्फ विद द वाटर मॉलिक्यूल एट वन ऑफ द 2 अवेलेबल लोन पेयर्स। जैसे वाटर है, एक्वस सॉल्यूशन में अगर है तो सबसे पहले ये जो 2 लोन पेयर है, किसी एक लोन पेयर से अपने आप को ये बाइंड कर लेगा, ये लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट हो गया, तो ये बन जाएगा क्या, H3O प्लस एक लुईस एसिड लुईस बेस की रिएक्शन सोचो, H प्लस वाटर will give H2O प्लस की शेप क्या होती है, O पे लोन पेयर, अच्छा एक बार प्लस आने के बाद ये लोन पेयर कोऑर्डिनेट डोनेशन के लायक नहीं रह गया, कि इस पे जो पॉजिटिव चार्ज आ गया वो इसको होल्ड करके रखेगा, तो आप वाटर से दोनों लोन पेयर क्या इंटरेक्ट कर सकते हैं, बट कोऑर्डिनेट केवल एक ही हो सकता है, वाटर के दोनों लोन पेयर कोऑर्डिनेट नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही ओ पे ही तो दोनों है, तो एक का प्लस आ गया तो दूसरा वाला बहुत स्ट्रांगली हेल्ड कर जाएगा। हाँ, तो ये इसकी शेप हो जाएगी ट्राइगोनल पिरामिडल, sp3 हाइब्रिडाइज होगा, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप हो जाएगी। अच्छा, अब द स्पीसीज हैज बीन डिटेक्टेड इन मैनी कंपाउंड, जैसे अगर HCl और वाटर होता है तो HCl वाटर सॉल्यूशन में ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, H3O प्लस एक सॉल्ट हो गया, H3O प्लस Cl माइनस HCl इन द सुपर सॉलिड स्टेट में अगर इसे हम वो कर दें, टेम्परेचर कम करके सॉलिडिफाई कर दें, तो इट एग्जिस्ट एज लाइक दिस। इन एक्वस सॉल्यूशन द हाइड्रोनियम आयन इज फर्दर हाइड्रेटेड, क्योंकि अभी भी इसमें पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी काफी बची हुई है, तो यानी अभी तो H3O प्लस बना, लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे H3O प्लस अब जो है एक इस पे ये प्लस चार्ज हो गया, तो एक तो इस H से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल से सराउंड होता है, बोलता है कि इन एक्वस सॉल्यूशन अ वाटर मॉलिक्यूल सराउंडेड बाय हाउ मेनी अनदर वाटर मॉलिक्यूल, उसको उसका कोऑर्डिनेशन भी बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे ये H प्लस नहीं आया होता, अगर ये H प्लस नहीं आया तो दोनों लोन पेयर से एक एक वाटर जुड़ा होता, अगर ये H प्लस नहीं आया तो यहाँ तो H प्लस जुड़ गया, फिर वाटर H प्लस आया तो ये तो होते ही, और दोनों लोन पेयर से भी एक एक वाटर जुड़ा होता, तो एक वाटर के राउंड 4 वाटर, टोटल 5 हो गए, एक के राउंड 4 वाटर मॉलिक्यूल, पर यहाँ पे एक के राउंड मतलब एक एक जुड़ता गया। आप ऐसे भी कहते हो भाई, जैसे H3O प्लस है, फिर वाटर जोड़ा तो बन जाएगा H5O2 प्लस, फिर वाटर जोड़ा तो बन जाएगा H7O3 प्लस और H9, यानी ये स्पीसीज तक भी देखी गई है, मिलती है हाइड्रोनियम आयन इस फॉर्म में भी मिलता है। तो ये बोल रहे हैं is further hydrated to give species like H5O2 plus, H7O3 plus and H9O4 plus, उसके बाद नहीं पता है, पर H9O4 plus तक मिलता है। Similarly, the hydroxyl ion OH minus ion is hydrated to give several ionic species like OH9 minus में पानी जुड़ा तो क्या हो जाएगा, H3O2 minus, फिर पानी जोड़ दिया तो H5O3 माइनस,
और इवन फिर एक और जुड़ के भी H7O4 माइनस भी मिलता है। ये सब भी स्पीसीज हाइड्रोक्सिल आयन की मिल सकती है। सर अगर वो सिर्फ H2 होता तो 5 होता ना उसके अलावा। सिर्फ H2 होता तो H2O कह रहा हूँ 4, H2O से 2 H से 2 वाटर जुड़ते हैं और 2 लोन पेयर से एक वाटर और जुड़ते हैं। तो वाटर इज सराउंडेड बाय अनदर 4 वाटर मॉलिक्यूल, ऐसा होता है। ठीक है ना, मतलब ये वाले वाटर के अराउंड ऐसे बाकी वाटर के अराउंड भी होगा, सभी वाटर के अराउंड ऐसे होगा। हमने एक बनाया उसके अराउंड ऐसा, इसके अराउंड फिर इसी तरह की चीज चलेगी। तो ये 4 वाटर मॉलिक्यूल। तो ये आपका हो गया तीनों की डेफिनेशन, एसिड बेस की तीनों डेफिनेशन। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का K भी इक्वल टू KW, ये बात कर लिया। ठीक है, हाई डाइलेक्ट्रिक जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट करके भी चीजें स्पीसीज डिवाइड होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो वाटर में सिग्निफिकेंटली आयोनाइज हो जाते हैं, मतलब ये कह सकते हो कि अगर उनका 0.1 मोलर सॉल्यूशन है तो वो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा। मतलब जिनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में 0.1 मोलर से ज़्यादा होती है, उससे भी ज़्यादा हो सकती है, पर 0.1 उससे ज़्यादा हो तो जिनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोल देते हैं। देन जिनका 0.01 से 0.1 वो स्पेरिंगली हो जाते हैं, और जिनका 0.01 से भी कम है दे आर वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आपके पास मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर आप किसी सॉल्ट का 0.1 मोल या उससे ज़्यादा डिजोल्व कर पा रहे हो तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कुछ कुछ ऐसे भी हो जिनमें आप 0.5 मोल भी डिजोल्व कर पाओगे, पर 0.1 मोल उससे डिजोल्व कर पाए तो वो स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो ऐसे ही एसिड भी स्ट्रॉन्ग वीक होती है। जैसे एमंग द हाइड्रोजन हैलाइड HF, HCl, HBr, HI, इनका एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या है? HF, HCl, HBr, HI। डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है, जो बॉन्ड होता है H और एलिमेंट का वो वीक होता है। मतलब इसके एक दो तरीके हैं सोचने के। एक तो तरीका ये है कि डाउन द ग्रुप डिस्सोसिएशन से एनर्जी कम होती जाती है, तो HI इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन HCl देन HBr एंड HF इज वेरी वेरी वीक एसिड। इनफैक्ट HI HBr से स्ट्रॉन्गर है, HBr HCl से स्ट्रॉन्गर है, पर तीनों ही HCl HBr HI को हम स्ट्रॉन्ग एसिड कैटेगरी में रख सकते हैं। रिलेटिवली ये है, पर तीनों स्ट्रॉन्ग है, पर HF इज अ वेरी वीक एसिड। इसका 2 तरीका सोचने का। आगे जब हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो इस वाले वे से बहुत, जैसे पहले तो एक तो HI इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन HBr देन HCl मच स्ट्रॉन्गर देन HF। तो एक्चुअली ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड कैटेगरी में आती है, ये वीक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट उस कैटेगरी में। रीजन एक तो क्या हो गया कि बॉन्ड वीक होता है तो आराम से निकल जाता है। दूसरा एक तरीका सोचने का होता है, जैसे HX है, HX से H प्लस बना X माइनस बना, और सपोज दूसरा HY एक एसिड जिससे H प्लस बना, और अब कोई पूछे इन दोनों में स्ट्रॉन्गर कौन है, तो एक इन जनरल तरीका होता है। कहीं पे कुछ अलग बात आई तो वहीं पे डील की जाती है,
पर जो ज़्यादातर 99% केसेस में डील करने तरीका होता है कि अगर ये सेम वैसे तो देखो, वैसे तो दो सॉल्यूशन अगर दिए हुए हैं और उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो उसका मेन बेसिस क्या है, किससे ज़्यादा H+ किससे मिला, वो ज़्यादा एसिडिक है। तो हो सकता है कि दो अलग एसिड के भी आप कंसंट्रेशन अलग लो। मान लो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो बहुत कम कंसंट्रेशन लिया, और एक वीक एसिड उसको बहुत ज़्यादा लिया, तो भी H+ वीक से ज़्यादा आ सकता है। पर जब कंपेयर करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि दोनों के कंसंट्रेशन सेम लिए, अगर उनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ही बन के आ जाए अलग बात है, क्वेश्चन बन के आ जाए कि आपको एक वीक एसिड दे दिया तो उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा दिया है और एक स्ट्रॉन्ग एसिड का कंसंट्रेशन कम है, और तब कंपेयर करने को बोले तो देन वी शुड कंपेयर H+। लेकिन अगर एसिड्स को कंपेयर करना है इन जनरल नेचर तो हम इनका कंसंट्रेशन सेम लेते हैं, तो जो जितना आगे जाएगा उतना H+ बनाएगा। जितना आगे जाने का मतलब K जितना ज़्यादा होगा, हायर K क्या इंडिकेट करता है, हायर फॉरवर्ड टेंडेंसी। तो नॉर्मली हम अगर K की वैल्यूज दी हुई हो, जैसे KHX और KH भी दिया हुआ हो, तो जिसका K बड़ा होता है वो ज़्यादा एसिडिक होगा, प्रोवाइडेड यू आर टेकिंग सेम कंसंट्रेशन ऑफ बोथ। इट मे चेंज। अब ऐसा है कि जो स्ट्रॉन्गर है उसका आपने लिया ही इतना सा और वीक का बहुत ले लिया, तो फिर भी H+ ज़्यादा बन जाए, क्योंकि अल्टीमेटली एसिडिक कैरेक्टर इज अबाउट H+, नॉट अबाउट एनीथिंग एल्स। अच्छा, इसमें इसका जो K का वैल्यू है हमेशा नहीं दिया हुआ होता है। एक आइडिया कैसे, एक क्वालिटेटिवली कैसे सोचोगे, रिएक्शन आगे जाने का मतलब क्या है, प्रोडक्ट स्टेबल बने, ज़्यादा बने पर प्रोडक्ट स्टेबल होगा तभी तो आगे जाएगा। यानी ये जो X- और Y- है, X- इसका कॉन्जुगेट बेस है, Y- इसका कॉन्जुगेट बेस है। अगर आप किसी तरह से ये प्रूव कर दो कि X- इज मोर स्टेबल देन Y-, सपोज इफ यू प्रूव दैट X- इज मोर स्टेबल देन Y-, यानी टेंडेंसी किसकी फॉरवर्ड जाने ज़्यादा होगी, पहले वाले की, क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, यानी ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। तो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी हम कंपेयर करते हैं। अब कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी क्या हुआ, जैसे राजू ने हमने वहाँ पढ़ा था, जैसे I- Br- Cl- और F- सभी पे -1 चार्ज है, पर साइज सबसे छोटी किसकी है, F की। तो F- है हाईएस्ट चार्ज डेंसिटी, दिस इज मोस्ट अनस्टेबल। जो ज़्यादा अनस्टेबल हो कॉन्जुगेट बेस अच्छा है, द मोर अनस्टेबल द कॉन्जुगेट बेस इट इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, क्योंकि बेसिक कैरेक्टर क्या है, H का जुड़ना। तो अगर वो अनस्टेबल होगा तो क्या होगा, वापस ज़्यादा जाएगा। तो इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर विल डिसाइड द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, पर जो कम स्टेबल होगा वो ज़्यादा बेसिक होगा। कोई एक तरह से सोचो, अगर एक बार एसिड का ऑर्डर आ गया तो बेस का ऑर्डर तो क्या हो जाएगा, अपने आप ही रिवर्स हो जाएगा। हमने पढ़ाई कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, एक स्ट्रॉन्ग तो दूसरा वीक होता है। तो अगर ये सपोज X- इज मोर स्टेबल देन Y-, देन HX इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HY। और वो जनरली हम चार्ज डेंसिटी और से देखते हैं। जब ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो कुछ अफेक्ट्स आ जाएंगे, इंडक्टिव अफेक्ट हुआ, एम अफेक्ट हुआ, रेजोनेंस अफेक्ट हुआ, उन सबको यूज़ करते हुए हम इस बात को एनालाइज करेंगे कि ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। तो यहाँ पे लेकिन फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड में द मोस्ट स्टेबल इज आयोडाइड, क्योंकि उसका चार्ज तो -1 ही है पर साइज सबसे बड़ी है, तो चार्ज डेंसिटी सबसे कम है। तो I- मोस्ट स्टेबल, हेंस HI इज मोस्ट एसिडिक। बुक में उसको ऐसे बोला है कि बॉन्ड वीक हो जाता है, वो भी तरीका है सोचने का, पर ये भी है, भी है। जब ऑर्गेनिक हम पढ़े तो ज़्यादा ऐसे ही सोचे। तो बस यहाँ पे डाउन द ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, पर अक्रॉस द पीरियड जैसे CH4, अमोनिया, वाटर और HF, इसमें एसिडिक कैरेक्टर क्या है, अक्रॉस द पीरियड एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। दिस विल बी मोर एसिडिक देन दिस, देन दिस, देन दिस, क्योंकि
अक्रॉस द पेयर इलेक्ट्रॉनिक बढ़ती है, तो H+ निकलने के बाद जो चीज़ रह जाती है, साइज ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, दोनों में शेल नंबर तो चेंज नहीं होते, पर इस वाले पे जो F- है वो दिस स्पीसीज, अब इसको कैसे है कि यहाँ पे H+ निकला तो ये F- है, यानी इसका वॉल्यूम V था, तो F- की डेंसिटी -1 डिवाइडेड बाई V हो गया। पर वाटर में क्या हुआ, OH-, आधा इसके V का आधा वॉल्यूम किसने लिया हुआ है, H ने, आधा वॉल्यूम पे -1 चार्ज है, तो इस पर चार्ज डेंसिटी कितनी हो गई, -1 डिवाइड बाई V/2, तो इसकी चार्ज ज़्यादा हो गई, उस वाले में V/3 हो जाएगी और इसमें V/4 हो जाएगी, तो चार्ज डेंसिटी सबसे कम किस में आएगी, F वाले केस में, पूरा का पूरा वॉल्यूम -1 के लिए अवेलेबल है, तो इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे स्टेबल है, हेंस HF इज मोस्ट एसिडिक। और वैसे अक्रॉस द पीरियड जो बन रहा है H बॉन्ड वो वीक, मतलब कह सकते हो कि एसिडिक फैक्टर इंक्रीज करता है, और डाउन द ग्रुप एसिडिक फैक्टर इंक्रीज करता है। तो ये भी बुक में आगे एक जगह डिस्कस किया तो बता दी मैंने आज। जैसे वाटर H2S में ज्यादा एसिडिक कौन सा है, वाटर H2S एक ग्रुप क्या हो गए, तो H2S, वाटर इज लेस एसिडिक देन H2S, H2S इज लेस एसिडिक देन H2SE, SE सेलेनियम, एंड इट इज लेस एसिडिक देन H2T टेलुरियम। ठीक है, ठीक है, ये जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो एक्वस सॉल्यूशन में एसिडिक कैरेक्टर, मतलब नेक्स्ट क्लास में हम pH एंड pH वैल्यूज ऑफ सॉल्यूशंस हैविंग एसिड्स, बेसेस, मिक्सचर ऑफ एसिड्स, मिक्सचर ऑफ बेसेस, ये सब